साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। साथियों आज का जो टॉपिक मैं डिस्कस करूंगा वो सेक्शन 66 फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट पर आधारित है, जिसमें वाइकरस लायबिलिटी के प्रिंसिपल को डिस्कस किया गया है कि अगर कोई ऑफेंस फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट के तहत कंपनी के द्वारा किया गया है तो उसके डायरेक्टर या उसके जो पार्टनर्स हैं उसका प्रोसिक्यूशन जो है वो कैसे होगा। यहाँ पर एक बात स्पष्ट कर दूँ कि जो कंसर्न कंपनी है उस पर पार्टनरशिप को भी और एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स को भी जो है इंक्लूड किया गया है। साथियों आप सब जानते हैं कि जब भी किसी व्यक्ति के द्वारा ऑफेंस कमिट किया जाएगा उसका प्रोसिक्यूशन, और जब किसी कंपनी के द्वारा ऑफेंस कमिट किया जाएगा उसके बिहाफ पर कंसर्न डायरेक्टर या कंसर्न पार्टनर का प्रोसिक्यूशन, दोनों में दिन रात का अंतर है। हल्की सी गलती और प्रोसिक्यूशन का सफाया। साथियों वहाँ पर सेक्शन 101 इंडियन एविडेंस एक्ट के साथ साथ एक नई धारा भी जो है फोर्स में रहती है, वो है सेक्शन 66 फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड, जो ये कहती है कि अगर आप ऐसे व्यक्तियों को प्रोसिक्यूट कर रहे हैं तो ऐसे अमेंडमेंट फाइल पे होने चाहिए कि कंसर्न व्यक्ति डे टू डे अफेयर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है या ऑथोराइज पर्सन है उन एक्टिविटी के लिए। अगर ऐसे कोई गवर्नमेंट फाइल पे नहीं है, ऑन द बेसिस ऑफ मियर बाल्ड एलिगेशंस, मियर बाल्ड स्टेटमेंट हम किसी व्यक्ति को प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते हैं। तो ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है उन व्यक्तियों के लिए जो डिफेंस एक्ट से पैरवी करते हैं, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट में, फूड कंसल्टेंट के लिए, लिटिगेंट्स के लिए और उन व्यक्तियों के लिए जिनकी लॉ में रुचि रहती है, जो कुछ नया सीखना चाहते हैं। तो साथियों शुरू करते हैं आज का प्रेजेंटेशन। साथियों जैसा कि स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि जो कंसर्न पार्टी है वो है के.टी. वेंकटेश, और इसने जो है प्रोसीडिंग पेश करी है जिसमें फूड सेफ्टी ऑफिसर को जो है पार्टी बनाया गया है, और ये प्रोसीडिंग पेश हुई है अंडर सेक्शन 482 ऑफ सीआरपीसी। इस बात को जो है आप नोट रखिएगा, ये हाईकोर्ट की जो है इनहेरेंट पावर को इंडिकेट करता है। क्लियर है। जब भी कोई प्रोसीजर का मिसयूज़ होगा तो आप 482 सीआरपीसी के तहत हाईकोर्ट जा सकते हैं, पर दो बातों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। सबसे पहली बात, आपको फैक्ट्स पे कम और लॉ पॉइंट पे ज़्यादा आर्ग्यू करना है। नंबर दो, उन फैक्ट्स पे आर्ग्यू करना है जो फैक्ट अनकॉन्ट्रोवर्टेड है। अगर दोनों ही पॉइंट को आप स्टेबल कर पाते हैं तो उस सिनेरियो में सफलता मिलने के चांसेस जो है ज़्यादा रहते हैं इस तरह की प्रोसीडिंग्स में। तो इसकी प्रार्थना किया थी 482 में कि जो प्रोसीडिंग है इसको क्वैश या रद्द किया जाए, जो कि पेंडिंग है बिफोर मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट चेन्नई। साथियों यहाँ पर जो पिटिशन का जो बेसिस है वो है टू क्वैश द कंप्लेंट फाइल्ड अंडर सेक्शन 51 एंड 59 ऑफ फूड सेफ्टी एंड द स्टैंडर्ड। ये प्रोसीडिंग जो है फाइल की गई होगी, उन्होंने बेसिक जो कंप्लेंट है उसको जो है चैलेंज किया है। क्लियर है, चले आगे बढ़। और ये सेक्शन 51 और 59 क्या है इसको समझने के लिए मैं लगातार वीडियोस बनाता रहा हूँ और बनाता रहूँगा फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट के ऊपर। तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो में जाकर सेक्शन 51 और 59 को समझ सकते हैं, ताकि ये वीडियो समझने में जो है काफ़ी आपको ईजी रहे, कंटेंट समझने में काफ़ी जो है आपको आसानी रहेगी। साथियों कंप्लेंट क्या है कि जो रिस्पॉन्डेंट है फूड सेफ्टी ऑफिसर, इसने कंडक्ट किया इंस्पेक्शन। ये आप एक इम्पॉर्टेंट चीज़ को नोट रखो, इंस्पेक्शन, सर्वे, सर्च, ये कई बार आपको देखने को मिलेगा, चाहे वो इनकम टैक्स हो, चाहे जीएसटी हो, चाहे फूड सेफ्टी हो। प्रोसीजर एक कॉमन है कि जो ऑथोराइज पर्सन है इंसेप्शन पे वो सर्च करेगा। इसने भी जो है सर्च किया, इंस्पेक्शन किया एक पर्टिकुलर रेस्टोरेंट के ऊपर जो कि रन करता है फोर्थ पिटिशनर या फोर्थ अक्यूज्ड। क्लियर है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो अक्यूज्ड है वो कोई इंसान नहीं है, वो एक कंपनी है। और ये जो इंस्पेक्शन हुआ है ये हुआ है 12/12/2020 को। अब जब इंस्पेक्शन हुआ तो रेस्पोंडेंट ने क्या पाया, व्हाट ही हैज़ फाउंड, द रेस्टोरेंट वाज सेलिंग फूड आइटम बाय द नेम A to B सिंगल्स डोसा। क्लियर है, विच हैज़ बीन प्रिपेयर्ड विद नॉन परमिटेड कलर्स, दैट द फूड आइटम फेल अंडर द कैटेगरी ऑफ प्रोप्राइटरी फूड अंडर द रेगुलेशन 2.12.1। क्लियर हो गया। और आइटम जो है वो मिला सब स्टैंडर्ड और अनसेफ, जिस कारण पिटिशनर को लायबल माना गया फॉर द वायलेशन ऑफ प्रोविजन ऑफ सेक्शन 26 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज 2 ऑफ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट, पनिशेबल अंडर सेक्शन 51 एंड 59 ऑफ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड। ये मोटी मोटी बात हमें समझ में आती है कि एक सैंपल लिया गया, उसमें लेबोरेटरी से जांच हुई और लेबोरेटरी की जांच के बाद ये मिला कि सैंपल जो है मिलावटी है, तो कुल मिला के इसको अनसेफ जो है पाया गया और सब स्टैंडर्ड जो है पाया गया। और अल्टीमेटली धारा 26 का कॉन्ट्रवेंशन होने से धारा 51 और धारा 59 फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट के तहत जो है इस तरह से पेश किया गया। साथ ही यहाँ पर जो अपीयर हुए थे एडवोकेट पिटिशनर के बिहाफ पे, उन्होंने स्मार्टली प्ले किया। अब उनके स्मार्ट प्ले क्या था ये हमको समझना होगा। उनका कहना है कि अगर हम कंप्लेंट को देखते हैं तो इट इज़ एल इज़ दैट, ये वर्ड हमेशा आप यूज़ करा करो। अक्सर ये वर्ड जो है हम कम यूज़ करते हैं, ये वर्ड आपको यूज़ करना ही करना है।
ये आपको समझ के चलना। इट इज़ एलिज दैट डोसा सीज्ड बाय द रेस्पोंडेंट कंटेंट चारकोल which is not permittive additive as per the table 6.6 of food safety and standard, food product standard and food additive regulation 2011। एक उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि हम पर जो आरोप है उसको हम सही माने या गलत माने वो बात की बात है, पर बेसिक आरोप क्या है कि आपने जो एडिटिव ऐड किया है वो परमिसेबल नहीं है एज पर द रेगुलेशंस। और उनका ये भी कहना है कि जो टेबल 6.6 है उसका अपेंडिक्स ए जो है वो रेफ़र करता है टू अ बेटर। Admittedly, seized item was only a dosa, hence a respondent could not claim that product, namely dosa, does not conform to the standard। तो कुल मिला के बैटर इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम डोसा। तो स्टैंडर्ड की जब तक बात आ रही है तो जो स्टैंडर्ड जैसे एक्ट में दिए हैं और जिसके लिए दिए हैं उसके लिए फॉलो करने होंगे। अगर ये सिर्फ बैटर के लिए दिया है तो ये डोसा पे जो है अप्लाई नहीं किया जा सकता। उनका ये भी कहना है कि रेस्पोंडेंट हैड नॉट टेकन सैंपल ऑफ बैटर टू प्रूव द कंटेंट ऑफ एक्टिवेटेड चारकोल इन द बैटर, तो प्रोसिक्यूशन जो है वैसे भी मेंटेनेबल नहीं है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, उनका ये कहना है कि ऑन द बेसिस ऑफ एलिस प्रेजेंस ऑफ एक्टिवेटेड चारकोल इन द एंड प्रोडक्ट विच कुड नॉट इवन ड्यू टू एक्सेसिव हीट, हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ कोई इलीगलिटी रही या कोई गैर कानूनी काम जो है किया गया। उनका कहना है कि ये पोजीशन एडमिटेड है कि जो रेस्पोंडेंट है वो थर्ड अक्यूज्ड है और ये नॉमिनी है अपॉइंटेड बाय द फोर्थ पिटिशनर कंपनी जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर द फूड सेफ्टी इन द ब्रांच वेयर द सैंपल वर ड्रॉन। इन परिस्थितियों में रेस्पोंडेंट ऑट नॉट टू प्रोसिक्यूट द कंपनी एंड इट्स डायरेक्टर। इन्होंने ध्यान दिलाया सेक्शन 66 फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट की तरफ, जो ये कहता है कि अगर नॉमिनी अपॉइंट है तो वही लायबल होगा कॉन्ट्रवेंशन के लिए अगर कोई है तो। इन एनी इवेंट देयर इज़ नो एलिगेशन अगेंस्ट द फर्स्ट एंड सेकेंड पिटिशनर दैट दे आर लायबल वाइक्रेसली, कि कोई भी आरोप फर्स्ट या सेकंड रेस्पोंडेंट के खिलाफ नहीं है कि वो वाइक्रेसली जो है लायबल इस परिस्थिति में होंगे। ऑफेंस अगर कमिट बाय कंपनी है, नॉमिनी है, तो नॉमिनी जिम्मेदार है, किसी भी रूप में डायरेक्टर जो है जिम्मेदार नहीं होंगे बाय द वर्च्यू ऑफ सेक्शन 66 ऑफ द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट, जिस कारण उन्होंने प्रार्थना करी कि इस कंप्लेंट को जो है वो क्वेश्चन किया जाए। साथ ही यहाँ पर जो एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपीयर हुए उनका कहना है कि बेटर और द एंड प्रोडक्ट जो कुछ भी हो इसमें एक्टिव चारकोल जो है मिला है और ये बेसिस है प्रोसिक्यूशन का और ये पॉइंट फैक्चुअल है। उनका ये कहना है कि इट इज़ फॉर द पिटिशन टू स्टेब्लिश बिफोर द ट्रायल कोर्ट देयर वाज नो चारकोल इन द बटर एज द एंड प्रोडक्ट कंटेंट चारकोल। ये उनका कहना रहा है कंसर्न पब्लिक प्रोसिक्यूटर का। साथियों, उनका ये भी कहना है कि जो डिटेल प्रोवाइड की गई थी नॉमिनी की अपॉइंटेड बाय द फोर्थ पिटिशनर हियरिन, बट ऐसा कोई भी डिटेल जो है फर्निश नहीं किया गया था जब उन्होंने कॉरस्पॉन्डेंस किए गए और डिटेल्स जो है इस बारे में मांगी गई। आगे बढ़ने से पहले आपको एक चीज़ स्पष्ट कर दूं कि बाटर से हमारा मतलब क्या है, जो बार बार यहाँ पर यूज़ हुआ है। बाटर मीन्स अ मिक्सचर और लिक्विड कंटेनिंग द अदर इंग्रेडिएंट्स। क्लियर है? जैसे कई बार डोसा बनाते हैं अपन तो उसकी प्रिपरेशन जो होती है ना उसको कहेंगे अपन बाटर। तो डोसा इज़ समथिंग डिफरेंट फ्रॉम बाटर, वो तो एक रॉ फॉर्म में है और वो एक प्रोडक्ट है, उसका आउटकम है। क्लियर हो गया? समझने में आपको ईजी रहेगा, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको स्पष्ट करना जो है उचित समझा। इसका उनका कहना है कंपनी भी लायबल है, फर्स्ट और सेकंड डायरेक्टर जो है इस कंपनी के वो भी जिम्मेदार हैं जिनको अक्यूज नंबर 1 और 2 जो है एरे किया गया है। दे आर इन चार्ज एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द बिजनेस ऑफ द कंपनी। और उनका कहना यह है कि फर्स्ट और सेकंड पिटिशनर या अक्यूज है उनके लिए ये एस्टेब्लिश करना है बिफोर द ट्रायल कोर्ट दैट दे वर नॉट इन चार्ज ऑन द डे ऑफ द ऑफेंस। अगर वो ऐसा नहीं कर पाते हैं साबित देन दे आर लायबल। अब यहाँ पर कोर्ट का निष्कर्ष आना जो है शुरू हुए। कोर्ट ने कहा कि जब कंप्लेंट को हमने देखा तो कोर्ट ने कहा ये बात सही है कि अगर टेबल नंबर 6.6 को देखते हैं उस पर्टिकुलर अपेंडिक्स नंबर 1 के रेगुलेशन को, तो ये रेफ़र करता है टू बाटर नॉट टू द एंड प्रोडक्ट, मतलब द रॉ मटेरियल। इट इज़ अ केस ऑफ कंप्लेंट दैट डोसा कंटेंट द एक्टिव चारकोल, और ट्रायल कोर्ट को कंसिडर करना है कि बाटर फ्रॉम विच डोसा वॉज मेड कंटेंट एक्टिव चारकोल और वेदर द डोसा हैड चारकोल और वॉज बर्न्ड ड्यू टू एक्सेसिव हीट। Since the issue is factual, this court find that impugned complaint cannot be quashed on this ground। ये आप जो है अंडरलाइन करते हुए चलो और उसको लिखते हुए चलो कि जहाँ पर मैटर ऑफ कंट्रोवर्सी है वो 482 के तहत जो है तय नहीं हो सकती। अब आती है बात इन्वॉल्वमेंट ऑफ डायरेक्टर की, जो कि नेम्ड है एज फर्स्ट एंड सेकंड पिटिशनर। तो वहाँ पर सबमिशन ये है कंसर्न पिटिशनर का कि ऐसा कोई अवरमेंट नहीं है सेक्शन 66 फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट की लाइट में कि उनको रेस्पॉन्सिबल जो है बनाया जा सके। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि थर्ड पिटिशनर जो है वो अक्यूज है
और वो नॉमिनी है ऑफ द कंसर्न अक्यूज कंपनी। हाउएवर इन द काउंटर फाइल्ड बाय द रेस्पोंडेंट स्टेट किया गया है कि किसी भी नॉमिनी को जो है अपॉइंट नहीं करा है कंसर्न कंपनी के द्वारा, और कंपनी ने ऐसा कोई फॉर्म भी जो है प्रोड्यूस नहीं करा है जो कि रिक्वायर्ड है बाय द रूल्स एंड रेगुलेशन कि इन्होंने नॉमिनी को जो है अपॉइंट किया है। कोर्ट ये मानते हैं कि यहाँ पर एक विरोधाभास है इन द अवर्मेंट मेड इन द कंप्लेंट एज वेल एज इन द काउंटर फाइल्ड बाय द रेस्पोंडेंट एज फार एज थर्ड पिटिशनर एज नॉमिनी इज कंसर्न। द प्रोसिक्यूशन हैज़ टू बी वेरी मच क्लियर, देयर शुड नॉट बी एनी कॉन्ट्रडिक्शन as far as the role of the accused is concerned. However, the question whether the third person is a nominee of the company and whether the company is liable as they have not nominated any person are the question of trial to consider. कोर्ट कहना कि इसके बावजूद भी assuming that कंपनी ने कोई भी नॉमिनी अपॉइंट नहीं करा और was unable to produce any proof of appointment of the nominee, दोनों बातें मान ली हमने। The question is whether the petition number 1 or 2 as director would be liable for contravention. If there is no nominee, the company would be liable for contravention without any doubt. However, to make director liable, the basic averment in the complaint should be क्या होना चाहिए वो to attract section 66 of Food Safety and Standard जो कि प्रोवाइड करता है फॉर द वाइकरस लायबिलिटी। क्या होना चाहिए वो कि अगर कोई ऑफेंस कंपनी के द्वारा है तो ऐसा अवर्मेंट होना चाहिए कि दे आर लायबल फॉर डे टू डे अफेयर ऑफ द कंपनी, पर ऐसा कोई अवर्मेंट नहीं है तो इस सिनेरियो में उन्हें वाइकरस लायबल नहीं किया जा सकता। पर ऐसा कोई कंटेंट पूरे कंप्लेंट में ही नहीं है, जनरल और वेग एलिगेशन लिख दी है, वो हार्डली सफिशेंट है। वेल सेटल्ड किया है कि जब तक बेसिक गवर्नमेंट नहीं होंगे कि वो इंचार्ज हैं या रेस्पॉन्सिबल हैं या वो कंडक्ट कर रहे हैं बिजनेस ऑफ द कंपनी इस स्नैरियो में, तो उन्हें किसी भी रूप में जो है प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते। इन द इंस्टेंस केस देर इज़ इवन नो रेपुटेशन ऑफ वर्ड कंटेंट इन सेक्शन 66 ऑफ द फूड सेफ्टी एंड द स्टैंडर्ड। तो कोर्ट ने कहा कि जब बेसिक गवर्नमेंट ही नहीं है तो हाउ दे कुड बी लायबल, सो देयर कुड नॉट बी एनी इन्फ्लुएंस ऑफ वाइकरस लायबिलिटी मियरली बिकॉज दे आर डायरेक्टर हैं वो अलग चीज़ है, पर वाइकरस लायबल करने के लिए ये ज़रूरी है कि ये शो किया जाए कि दे आर इंचार्ज और रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द कंपनी इन एक्टिव कैपेसिटी। जब तक ऐसे एलिगेशंस नहीं होंगे तो उनके विरुद्ध कंप्लेंट को जो है वो नहीं चलाया जा सकता। तो कोर्ट ने कुल मिला के कंप्लेंट को जो है उनकी हद तक क्वेश्चन करने के जो है आदेश पारित किए। तो साथियों, हमने आज एक नई बात समझी और सीखी कि जब भी फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड एक्ट के तहत प्रोसिक्यूशन किसी भी व्यक्ति का हो रहा है और ये बताया जा रहा है कि वो उस कंपनी का डायरेक्टर है या फर्म का जो है पार्टनर है, तो सबसे पहले कंप्लेंट को आप लोग रीड करो और ये फाइंड आउट करो कि आपके विरुद्ध जो अवर्मेंट्स है वो क्या है। अगर सेक्शन 66 फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट के तहत कोई आरोप नहीं है या आरोप फ्लिम्जी हैं या मियर बार्ड एलिगेशन है, दे कैन नॉट बी अ बेसिस फॉर द प्रोसिक्यूशन। तो आपको कुल मिला के ये बात ध्यान में रखनी है और इसके अनुसरण में जो है आगे बढ़ना है और में कोई दिक्कत जो है नहीं आने वाली है। साथियों, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।